दुर्गा, जीवन में कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि इंसान के साथ में कब कौन सी घटना घट जाए। पिछली होली में तुम और जवाई जी आए थे, कितने दिनों तक घर पर रहे थे और कितना अच्छा लगा था, कितने हंसी मजाक सब कुछ किया करते थे। कभी ऐसा नहीं लगा उन्हें देखकर कि वो मेरे नंदोई हैं। पता नहीं विधाता किसकी किस्मत में क्या लिख दे, वो तो वही जाने। भाभी, मैं तो भगवान की इतनी पूजा पाठ किया करती थी, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था भाभी, जो ईश्वर ने मेरे साथ इतना गलत किया। भाभी, मैं आज भी उस दिन को कोसती हूँ जब मैंने उन्हें बाजार जाकर सब्जियां लाने के लिए कहा था। शायद वो घर से निकलते ही नहीं तो उनके साथ ऐसा होता भी नहीं। जी जी, ये तो विधाता का लिखा लेख है, इसे कोई नहीं टाल सकता है। देखो दुर्गा, तुम अपने आप को दोषी मत समझो। हाँ बुआ जी, आप अपने आप को क्यों दोषी समझती हैं? बुआ जी, आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। ये है सरला जी, और ये सरला जी की ननद है। ये है दुर्गा जी। दुर्गा जी के पति का साल भर पहले रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। अरे मैं तो कब से सोच रही थी दुर्गा जी कि कम से कम आप आकर यहाँ महीने 2 महीने रहे, मेरे दिल को भी बहुत तसल्ली होगी और आपका भी थोड़ा मन बहल जाएगा। क्या बताऊँ भाभी, आपको तो पता ही है, आपके नंदोई जी के जाने के बाद घर की जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई हैं। दुर्गा जी, जिम्मेदारियाँ तो मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती इंसान का, जब मरण तब तरन वाली बात होती है। पर ऐसे में क्या इंसान घर से बाहर भी नहीं निकलेगा? कितने दिनों से बोल रही थी आपके भैया को कि जाओ दुर्गा दीदी को ले आओ, दुर्गा दीदी को ले आओ, पर नहीं, आपको ही आने की फुर्सत नहीं थी। कम से कम 2-4-8 दिन मायके में रहोगी तो कम से कम आपका भी मन बहलता रहेगा। भाभी, इंसान की जिंदगी में ना एक के बाद एक कभी कभी ऐसे दुख आते हैं कि इंसान अंदर से टूट जाता है। फिर न कहीं जाने की इच्छा बचती है, न जीने की इच्छा रह जाती है। 3 साल पहले पिताजी छोड़कर चले गए, 2 साल पहले माँ छोड़कर चली गई और अब पति छोड़कर चले गए। मेरे जीवन में क्या बचा? एक बेटा है, सोचा था उसी के सहारे जिंदगी कट जाएगी, पर उसने भी अपनी बीवी का पल्लू पकड़ लिया जो 24 घंटे मेरे बेटे के कान भरते रहती है। भाभी, घर का सारा काम करती हूँ मैं, कोई काम नहीं है जो छोड़ती हूँ। चलो बहू है, साथ में मिलकर काम करवा लेती हूँ, पर नहीं, उसे तो जैसे मेरा रहना पसंद ही नहीं आता है। और खासकर जब से तुम्हारे नंदोई साहब गुजरे हैं तब से तो वो मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करती है। पति के जीते जी ही पत्नी की इज्जत है, वरना कोई मतलब नहीं है जीवन का। मैं तो कहती हूँ ईश्वर उनसे पहले मुझे उठा लेता। ले दुर्गा, चाय नाश्ता कर ले, तू थकी हारी आई होगी, फिर थोड़ी देर आराम कर लेना। बहू। जी माँ जी। शाम हो गई है बहू, जल्दी जल्दी खाने की तैयारी कर ले। और देख, तेरी बुआ जी पालक नहीं खाती हैं तो पालक तू कल बना लेना, आज कुछ अच्छा सा खाना बना ले। अरे मंगला काकी, अरे आइए आइए काकी, बैठिए। सरला, बैठने का समय नहीं है, तू मेरे नाती को आधा 1 घंटे तक संभाल ले। अरे 1 घंटे की क्या बात है काकी, आप पूरा दिन छोड़ दीजिए, वैसे भी तो वो आधा दिन पूरा यही रहता है। देखो तो कितनी जल्दी अपनी चाची की गोदी में चला गया। काकी, वैसे आप कहाँ जा रही हैं? बहू घर पर नहीं है क्या? अरे सरला, तुझे क्या बताऊं, देखना, ये गोलू मात्र 1.25 साल का है और फिर बहू को कुछ रुक गया है। आज राकेश की छुट्टी है, सोच रही हूँ कि बहू को मैडम के पास दिखा कर ले आती हूँ। अरे काकी, पर गोलू अभी इतना छोटा है, बहू को समझदारी से काम करना था। बस सरला, क्या बताऊं, मैं तो बहुत परेशान हूँ। इतने पढ़े लिखे बच्चे होने के बाद भी ऐसी गलतियाँ करते हैं कि बाद में तकलीफ उन्हीं को काटना पड़ता है। अब जा रही हूँ मैडम के पास, क्या बोलती है मैडम? इस तरह पड़ोस में रहने वाली काकी गोलू को सरला जी के पास छोड़कर चली जाती है। माँ, आप गोलू को देखिएगा, मैं तब तक खाने की तैयारी कर लेती हूँ। अरे बहू, उसे नीचे ही बिठाल दे, वो गोदी में बिल्कुल नहीं रहता है, तुझे तो पता ही है ना, इसके पैर फूट गए हैं तो दिन भर जमीन में खेलता है ये। मैं देखती रहती हूँ इसे, तू जा अपना काम कर ले। भाभी, ये जमुना काकी का नाती है ना? हाँ दुर्गा जी, ये जमुना काकी का ही नाती है। भाभी, बहू को 2 साल हो गए शादी के, हमारी बहू माँ बनने की खुशखबरी कब सुना रही है? देखो दुर्गा, मैं बहू बेटों पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकती हूँ, उन्हें जब लगेगा तब वो बच्चा प्लान करेंगे। हाँ भाभी, आप सही कह रही हैं, आजकल की बहुएं तो बेटों को मुट्ठी में बांध लेती हैं और वो सोचती हैं कि वो जैसा कहेंगी घर में वैसा ही चलेगा। छोड़ो ना दुर्गा जी, क्या टेंशन लेना जब उन्हें खुद अपने भविष्य की चिंता नहीं है। गोलू, इधर आ लल्ला, इधर आ, वहां नहीं जाती, जल्दी आ जल्दी आ, आजा आजा, अपनी छोटी दादी के पास आजा। पर भाभी, क्या आपके दिल में एक भी बार इच्छा नहीं होती कि आप अपने नाती पोतों को खिलाएं? क्या करूं दुर्गा जी, एक बार बहू से बोला था, पर बहू
उल्टा ही मुझे 4 बात बोलने लगी, इसलिए मैं खामोश हो गई। मैं गोलू में ही अपना सब कुछ देखती हूँ। कितने दिन की जिंदगी है कोई नहीं जानता, क्यों फालतू का घर में किचकिच करूँ। इसलिए दिन भर गोलू मेरे घर रहता है, बस उसे ही खिलाते रहती हूँ मैं। पर भाभी, दूसरे के बच्चे तो दूसरे के बच्चे हैं, अपने नाती पोतों का सुख बात ही अलग होती है। अरे भाभी, मेरी बहू भी बच्चे को नहीं रखना चाह रही थी। वो तो कह रही थी कि अभी अभी मेरी 2 महीने पहले शादी हुई है और मैं इतने जल्दी माँ नहीं बनना चाहती। वो तो जिद पर अड़ी थी कि मुझे दवाइयाँ लाकर दे दो माँ जी, पर मैंने उससे हाथ विनती जोड़कर कहा, देख बहू, एक बाल बच्चा आ जाने दे, फिर तुझे जैसा लगता है वैसा करना। भाभी, मेरी बहू भी बहुत मुश्किल से मानी, और आज देखो ना, मेरे पति के जाने के बाद मेरा पोता ही मेरे जीने का सहारा है। भाभी, कभी कभी बहू बेटे बहुत ऊंच नीच बोल देते हैं, तो बस ऐसा लगता है कि घर बार छोड़कर कहीं आश्रम में चली जाऊं। पर जैसे ही मेरा पोता मेरी आंखों के सामने आता है, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। अब आपके बहनोई के जाने के बाद तो वही मेरे जीने का सहारा है। दुर्गा जी, बहुत देर हो गई आपको बैठे, चलो थोड़ी देर आराम कर लो। चल बेटा गोलू, हम तेरी बुआ नानी के साथ मेरे कमरे में खेलेंगे। मुझे लगता है गोलू, तूने आजकल बदमाशी करना बंद कर दिया है। देखना, कब से यहीं खेल रहा है। चल दादू। सरला, ले भाई गोलू, तेरी दादी आ गई है। अब हमारे खेलने का प्लान चौपट हो गया पूरा। गोलू, तेरी दादी को बोल कि दादा के साथ खेले। अब मैं तो चला अपनी दादी के साथ। काकी, क्या बताया मैडम ने बहू को? अरे सरला, मैं तो बहू को इस हिसाब से ले गई थी कि बहू को दवाइयाँ दिलवा दूंगी, पर मैडम ने साफ मना कर दिया। कहने लगी 2-2.5 महीना हो गया है बहू को, इसलिए दवाइयाँ देने से कोई फायदा नहीं है, बहू को नुकसान ही करेंगी। 2 बच्चे तो होना कंपलसरी है, इसलिए एक और बच्चा हो जाने दो। पर काकी, गोलू इतना छोटा है, इसकी देखभाल कैसे होगी? देख सरला, मेरे जीते जी मेरी जितनी जिम्मेदारियां हैं तो सब खत्म हो जाए। देख नहीं रही है कैसे चटपट लोग जा रहे हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैडम जो कह रही है वही सही है। कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा बेटा क्या क्या करेगा अकेला? अपने छोटे से बच्चे को संभालेगा या बहू को देखेगा या उसकी डिलीवरी में भागा दौड़ी करेगा? इसलिए सरला, मरने से पहले मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती हूँ। ठीक है सरला, जा रही हूँ मैं, फिर शाम को मिलती हूँ तुझसे। और इस तरह पड़ोस में रहने वाली काकी गोलू को लेकर घर चली गई। सरला जी मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी। वो सोच रही थी कि बहू से कैसे बात करूं इस मैटर में, क्योंकि बहू ने एक बार साफ साफ मना कर दिया कि वो अभी माँ नहीं बनना चाहती है। और सरला जी की बहू पूरे 2 साल हो गए थे शादी के। शादी होकर इस घर में आए। मैं बहू को तो ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ, पर आज अपने बेटे से बात करूंगी इस मैटर में। ये क्या बात हुई? बुआ जी मम्मी जी के कान भर रही थी लगता है मुझे। अरे बच्चा मुझे नहीं चाहिए। अरे पहले इनकी जॉब तो स्टेबल हो जाए, अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। क्या क्या करेंगे प्राइवेट जॉब में? अपनी बीवी को पालेंगे, अपनी माँ को पालेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे या बच्चे को पालेंगे? सबका वही रोना है। 2 साल हो गए तुम्हारी बहू की शादी हुई। अरे मेरे विचार है ना, मैं कब बच्चा पैदा करना चाहती हूँ वो मेरी मर्जी है। लोगों को ज्ञान बांटने के लिए कह दो। अपने दुख से तो लोग दुखी नहीं है, पर दूसरे के सुख से बहुत दुखी होते हैं। बहू खाना बन गया होगा तो लगा दो। तुम्हारी बुआ थकी हारी आई है, फिर वो जल्दी सो जाएंगी। ठीक है मम्मी जी, आप लोग हॉल में ही बैठिए, मैं वहीं आपका खाना लगा देती हूँ। मुझसे ना अभी कोई बच्चे की उम्मीद करे ही मत। अरे अभी तो मेरे खेलने खाने के दिन है। देखा है मैंने मेरी भाभियों को कितनी परेशान होती हैं अपने बच्चों के कारण, रात भर सो नहीं पाती हैं। दोनों नंद भरजाई बात तो ऐसी कर रही थी जैसे मुझे सुना देंगी। मुझसे बोले तो सही कुछ इस मैटर में, फिर मैं बताती हूँ उन्हें। दुर्गा जी सब्जी तो अच्छी लगी ना आपको? हाँ भाभी, वैसे बहू के हाथ में स्वाद तो बहुत है, सब्जी तो बहुत अच्छी बनाई उसने। बुआ जी प्रणाम। खुश रहो लल्ला। बुआ जी आपका भतीजा खुश रहता है, पर आशीर्वाद दीजिए कि मेरी प्राइवेट जॉब से सरकारी जॉब लग जाए, क्योंकि आपका आशीर्वाद मुझे जल्दी लगता है। तब पगले, मेरा आशीर्वाद तुझे कब कब लगा? जब मैं 12th क्लास के एग्जाम देने जाता था तो हर बार आपके पैर छूकर जाता था और आप कहती थी कि जा इस बार फर्स्ट डिवीजन में पास होगा, और आपने मुझे आशीर्वाद दिया इसलिए मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ। अरे पगले, वो तो तेरी मेहनत थी, तू जो दिन रात पढ़ाई किया करता था। बुआ कितना अच्छा लग रहा है, आप कितने दिनों के बाद घर आई हैं, और मैंने सोचा भी नहीं था बुआ आपको मैं इस रूप में देखूंगा। हर बार आपके साथ फूफा जी आते थे तो मैं फूफा जी के साथ कितना घूमा किया करता था। ईश्वर पता नहीं अच्छे लोगों को ही क्यों उठा लेता है। पंकज बेटा, तू मुंह हाथ धुलकर खाना खा ले। थोड़ी देर आना मेरे पास खाना खाकर, फिर मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। अरे हाँ माँ, आज तो बुआ आई हैं,
आज तो मैं 12 बजे तक मेरी बुआ के साथ ही बैठूंगा। भाभी, पंकज को देखकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली हुई। हमारा पंकज कल जैसा था, आज भी उसका स्वभाव वैसा ही है। हाँ दुर्गा जी, सच में आज भी मेरा बेटा वैसा ही है जैसा वो बचपन में था। उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। नहीं तो आजकल के बच्चे शादी होने के बाद तो पूरे ही बदल जाते हैं। इधर सरला जी और सरला जी की ननद के बीच में बातचीत चल रही थी, क्योंकि वे कई महीनों के बाद मिली थी। उधर सरला जी की बहू निधि पंकज के आने का इंतजार कर रही थी। अरे निधि, कमरे में क्या कर रही हो तुम? देखो तो कितने दिनों के बाद बुआ जी आई हैं। खाना पीना खाकर चलो उन्हीं के साथ बैठेंगे। आपको माँ ने कुछ कहा क्या? नहीं भाई, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? माँ ने कुछ नहीं कहा मुझसे। देखो जी, बुआ जी आई हैं और मैंने दोनों को बात करते सुना था। बुआ जी माँ के कान भर रही थी, कह रही थी 2 साल हो गए तेरी बहू को शादी हुए पर अभी तक बच्चा नहीं है। और मैंने भी साफ साफ कह दिया है आपसे, जब तक आपकी जॉब स्टेबल नहीं हो जाती, सरकारी जॉब नहीं लग जाती है, तब तक मैं अभी बच्चा प्लान नहीं कर सकती हूँ। अरे निधि, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? बुआ जी की वैसी आदत नहीं है, वो कभी किसी की चुगली नहीं करती हैं। जरूर तुम्हारे सुनने में कोई गलतफहमी हुई होगी। और ये जो तुम हमेशा सरकारी जॉब की बात करती हो ना, और ये क्या निधि, तुम हमेशा एक ही बात करती हो कि मेरी सरकारी जॉब लगेगी तभी तुम बच्चा प्लान करोगी। तुम एक बात सोच कर देखो, अगर मेरी सरकारी जॉब कभी नहीं लगी तो क्या तुम माँ नहीं बनोगी, मैं पिता नहीं बनूंगा? देखिए जी, कितनी महंगाई हो गई है, आपको समझ क्यों नहीं आता? 20-25 हजार रुपए की सैलरी में घर चलाओगी कि मेरा खर्चा उठाओगी कि हमारे बच्चे का खर्चा उठाओगी? ऊपर से आजकल डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती है, सीजर से डिलीवरी होने पर कितना खर्चा आता है। बच्चा होने के बाद तो फिर खर्च ही खर्च है। मैं चाहती हूँ एक बार आपकी सरकारी जॉब लग जाए, फिर मैं बच्चा प्लान करूंगी। चलो यार, मैं तो तुम्हारी बातें सुन कर ना थक गया हूँ। चलो मुझे खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। यहाँ तो ये मेरा ही खर्चा नहीं उठा सकते हैं। पिछले हफ्ते कितना बोला था कि मेरे कान की इयररिंग पुराने हो गए हैं, सोने की इयररिंग दिलवा दीजिए, पर नहीं निधि, अभी पैसे नहीं है। निधि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और दीदी 3 भाई बहन थे। उसने अपने माता पिता के घर बहुत गरीबी देखी थी। खा लिया पंकज बेटा खाना? आओ बैठो हमारे साथ थोड़ी देर। निधि बहू तू भी आजा बेटा। और पंकज बेटा, तेरी जॉब अब अच्छी चल रही है ना? हाँ बुआ जी, जॉब अब तो सब ठीक है, बस सोच रहा हूँ कि प्राइवेट से सरकारी हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। बस जॉब के साथ साथ थोड़ी पढ़ाई भी कर रहा हूँ। देखो निधि बहू, मैं तुमसे कुछ बोल रही हूँ, मेरी बातों को बुरा मत मानना। मुझे पता है मम्मी जी आप क्या बोलेंगी, मैंने आपकी और बुआ की सारी बातें सुन ली थी। अरे बहू, सुन लिया है तो इसमें कौन सी गलत बात है? तुम्हारी बुआ सही ही कह रही है। देखो निधि बहू, सब चीज समय से हो जाए तो अच्छा लगता है। अब तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए, पूरे गांव पड़ोस के मोहल्ले रिश्तेदार सभी पूछते हैं मुझसे। देखिए मम्मी जी, पहले का समय बहुत अलग था कि 4-4 बच्चे रहने पर भी लोग उन्हें हंस खेल कर पाल लिया करते थे, पर आजकल तो एक बच्चा पालना भी बहुत मुश्किल का काम हो गया है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं माँ बनूं और मेरा बच्चा इस घर में आए तो उसे किसी भी प्रकार की कमी ना हो। मैं उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं, अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकूं, अच्छे से अच्छा माहौल दे सकूं, उसकी हर जरूरत को पूरा कर सकूं। निधि बहू, क्या तुमने एक बात सोची है? मैं मानती हूँ निधि बहू कि तुम जो सोच रही हो वो बिल्कुल सही है, पर क्या तुमने सोचा है कि जो तुम्हारी सास ससुर हैं ये उस समय तक रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे? चलो मान लो तुमने 5 साल के बाद सोचा कि अब मैं माँ बनना चाहती हूँ और उस समय तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई भी ना हो, क्या तुम तब अकेले बच्चे को पाल सकोगी, उसकी परवरिश कर सकोगी? और निधि बहू, क्या महंगाई आज ही है, कल नहीं रहेगी महंगाई? जितनी आमदनी बढ़ेगी ना बहू, उतनी महंगाई भी बढ़ेगी। एक बात याद रखना, जितना आज के समय में बच्चे को पैदा करके पाल पोस कर बड़ा करना सहज रहेगा ना, उससे भी कठिन आने वाले समय में रहेगा। हाँ निधि, बुआ जी सच कह रही हैं। अरे मुझे भी दुख लगता है बहू कि आस पड़ोस में रहने वाली सभी मेरे उम्र की दादी बन गई हैं और मैं 2 सालों से इंतजार ही कर रही हूँ, और तुम्हारी शर्तों के मुताबिक मैं तुमसे कुछ नहीं कह पाती हूँ। तुमने तो अपना फैसला सुना दिया, पर हम पति पत्नी अपना फैसला किसको सुनाएंगे? हाँ, हम इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहते हैं बहू कि तुम्हारी जिंदगी है, हम ज्यादा बोलेंगे तो हम ही बुरे होंगे, पर हमारी भी तो भावनाओं का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है बहू। वही बात कब से समझाता हूँ माँ इसको कि अरे आज मेरी माँ है, तुम्हारी देखभाल करने वाली, तुम्हारा ख्याल रखने वाली। मम्मी जी मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। और इस तरह निधि गुस्सा होते हुए अपने रूम में चली जाती है। बस दुर्गा दीदी, इसलिए मैं बहू को कुछ नहीं बोलती हूँ, मुझे पता है बहू को हमारी भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। जाने दो भाभी, दिल छोटा मत करो, मॉडर्न जमाने की बहुएं हैं, उन्हें अपने हिसाब से जीने दो। माँ मैं अभी सोने के लिए जा रहा हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाना है। ठीक है बेटा, जा। देखना बेटा, बहू को अपने हिसाब से समझा देना। हमारा क्या है बेटा, हम तो उसके अच्छे के लिए ही बोलते हैं। आज हम जीवित हैं तो जो भी ऊंच नीच होगी हम संभाल लेंगे, पर अब क्या करें।
तुम्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है तो हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। इस तरह दुखी मन से पंकज अपने कमरे में चला जाता है। वो भी अपनी माता पिता की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझता है, पर जब भी पंकज इस विषय में निधि से बात करता तो निधि एक ही बात कहकर टाल देती थी कि जब तक आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगती और पेमेंट नहीं बढ़ती तब तक मैं बच्चा प्लान नहीं करूंगी। इधर सरला जी और उनके पति को ये बात बहुत परेशान करती थी, पर वो अपनी बहू को कुछ नहीं बोलते थे, सोचते थे ये बहू बेटे का फैसला है। निधि, तुम्हें इस तरीके से उठकर वहां से नहीं आना चाहिए था। बुआ जी के दिल को कितनी ठेस लगी है। देखिए पंकज जी, अब आप सो जाइए, मेरा मूड वैसे ही बहुत खराब है, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। अरे क्या हुआ पापा जी, आप इतने बजे रात को फोन लगा रहे हैं? निधि बेटा, तुम्हारी भाभी को बहुत परेशानी हो रही है और मैं इस बुढ़ापे में कहाँ कहाँ लेकर दौड़ूंगा। तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारा भाई बाहर ड्यूटी करता है, उसे आने में पूरे 24 घंटे लगेंगे यहाँ। पिताजी क्या हुआ है भाभी को? अब मैं क्या बताऊं बेटा, क्या हुआ है तेरी भाभी को। अरे तेरी माँ रहती तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं काटनी पड़ती, तुझे तो पता ही है तेरी भाभी का 9वां महीना लग गया है। अब मैं ससुर होकर बहू से पूछूंगा तो ये बात मुझे शोभा नहीं देती है। तू कैसे भी करके दामाद जी के साथ मिलकर यहाँ आ जा बेटा, और तू ही पूछ तेरी भाभी को क्या परेशानी हो रही है। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं, माँ होती तो आपको इतनी परेशानी झेलनी नहीं पड़ती। ऊपर से बेटा तेरा एक और भतीजा है, मैं उसे संभालूं कि बहू को संभालूं कि आने वाले बच्चे को संभालूं। इसलिए बेटा तू 8-15 दिन के लिए समधन जी से बोलकर यहाँ आ जा। ऐसी अवस्था में एक महिला घर पर होना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है पिताजी, मैं इनसे बात करके फिर आपको फोन लगाती हूँ। क्या हुआ निधि, बहुत घबराई हुई हो, क्या बात है? सुनिए जी, हमें जल्दी से जल्दी मेरे मायके चलना होगा। पता नहीं भाभी ने 2 दिन पहले ही बताया था मुझे कि उनका 9वां महीना चालू हुआ है, और ऐसे कैसे अचानक से भाभी को तकलीफ होने लगी। काश मेरी माँ रहती तो इतनी तकलीफ नहीं झेलना पड़ता मेरे पिताजी को। अरे भाभी को जब पहली डिलीवरी हुई थी तो मेरी माँ ने कितना ख्याल रखा था भाभी का। बेचारी मेरी भाभी अकेली पड़ जाती है घर में, एक तो मुन्ने का भी ख्याल रखना पड़ता है, ऊपर से भैया का लंच, पिताजी की दवाइयाँ, खाना पीना, घर का सारा काम। भाभी को तकलीफ नहीं होगी तो क्या होगी। भगवान करे सब कुछ अच्छा ही हो, मेरी भाभी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है निधि, मैं गाड़ी वाले से बात करता हूँ, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को भी ध्यान से सुनना। सोचो निधि, क्या आज तुम्हारी माँ जीवित रहती तो तुम्हें इतना परेशान होना पड़ता? नहीं जी, मेरी माँ तो खुद इतनी एक्टिव थी, क्यों नहीं किसी की जरूरत ना पड़ती। वो भाभी को बहुत चाहती थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बड़े वाले मुन्ने के समय मेरी भाभी की बहुत सेवा की है मेरी माँ ने, और अगर वो अभी जीवित रहती ना तो अभी भी खूब सेवा करती मेरी भाभी की, उन्हें जरा सा भी काम नहीं करने देती। बस निधि, यही चिंता मेरी माँ को सताती है कि अगर कल को उन्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा और मेरा क्या होगा। इसीलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है कि तुम माँ बन जाओ कम से कम। अब आप कुछ मत बोलिए जी, मैं सब कुछ समझ गई हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझसे। माँ मुझसे कितने बार कहती रही कि बहू एक पोता पोती हो जाने दे। मुझे लग रहा था ये अपने स्वार्थ के कारण कह रही हैं, पर शायद मैं गलत थी, मैं समझ नहीं पाई। हाँ निधि, मेरी माँ हमेशा से कहती थी कि मेरे जीते जी तेरे बाल बच्चे हो जाएं, मैं अपने फर्ज से मुक्त होना चाहती हूँ। सुनिए जी, अब मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। और इस तरह निधि को समझ में आ गया कि उसकी सास की चिंता क्या थी। वो चाह रही थी कि उनके जीते जी बहू की गोद हरी हो जाए, नाती नातरे खेलने लगे इस घर में। और कुछ दिनों बाद ही निधि अपनी सास को माँ बनने की खुशखबरी सुनाती है, और निधि की सास ये बात सुनकर खुशी से उछल पड़ती है और अपनी बहू की खूब सेवा करती हैं। और पूरे साल भर के बाद निधि को जुड़वा बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी होती है। तो देखा दोस्तों आपने, हमारे घर में हमारे बड़ों का रहना कितना ज्यादा जरूरी रहता है। अगर हमारी स्टोरीज आपको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।